हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप देख पा रहे हैं ST47A मैं इसका डिस्कशन लेकर आपके साथ आ चुका हूं। आप सभी को पता है एवरी मंडे ST डिस्कशन होता है, तो वही डिस्कशन आपका शुरू हो चुका है। मंडे हो चुका है, 11 AM हो चुका है फाइनली, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ST डिस्कशन। ब्रांच में जो आपकी ऑफलाइन ST होती है डियर, वीकली एक ST होती है। वो ऑफलाइन ST आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ST देना भाई शुरू कर दें। एसटी से आपकी अपनी वीकनेस पता चलती है, आपको अपनी कमजोरी पता चलती है, और जब आप उस कमजोरी पर काम करते हैं तो आप इंप्रूव करते हैं अपने मार्क्स को, आप इंप्रूव करते हैं अपने क्वेश्चंस में और अपनी चीजों में। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट वहीं से शुरू होता है। तो एसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ब्रांच में जो भी ऑफलाइन एसटी हो रही है ना, तो वो आपको देनी है। पूरे वीक आपकी ST47 रन की। अब मंडे आ गया है, 48 ST ब्रांच में शुरू हो चुकी होगी, लेकिन इसका डिस्कशन ST47 जो है मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलिए, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं डियर, वो आपके 76 नंबर क्वेश्चन से 100 तक रहते हैं। तो एक एक करके हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्या आंसर है वो भी देखेंगे, और क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, चलते हैं अपने 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई। हु हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज 2023 बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बताइए आपने इसमें क्या आंसर किया था एसटी में। मारिया रेसा, डेमेट्री मोरेटोव, या फिर नरगिस मोहम्मदी, या फिर अल्फ्रेड नोबल, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। नोबेल शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जो डियर पीस का नोबेल प्राइज है, ये आपका पीस का जो नोबेल प्राइज है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं सारे के सारे जो नोबेल प्राइज हैं डियर। ये 10th ऑफ दिसंबर को दिए जाते हैं, लेकिन इनका अनाउंसमेंट अक्टूबर में होता है, जो कि अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की तो डियर ये कब से स्टार्ट हुए थे? तो नोबेल प्राइज दिए जाने जो शुरू किए गए ये 1901 से स्टार्ट हुए थे, है ना। अगर हम बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत नोबेल प्राइज के नाम की थी, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं ने जो है नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया, है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने। और 1901 से नोबेल प्राइज दिए जाने शुरू किए गए। इनिशियल फेज में डियर अगर हम बात करें, नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 फील्ड्स में दिए जाते थे। फिर 1968 में फाइनल एक और आपका क्षेत्र ऐड किया गया, इकोनॉमी साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस। और जब ये इकोनॉमिक साइंस ऐड किया गया तो फाइनली अब नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 फील्ड्स में आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज आपका मेडिसिन, मेडिसिन, और फिर नेक्स्ट आपका आता है मेडिसिन के बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा पीस, फिर आपका आ जाएगा लिटरेचर, लिटरेचर, और फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक साइंस, फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक साइंस। तो ये 6 फील्ड्स हो गई जिसमें आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में केवल और केवल पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है, और सारे के सारे नोबेल प्राइज आपके कहाँ दिए जाते हैं भाई? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, है ना। तो ये नोबेल प्राइज को लेकर अगर हम बात करें, अभी तक कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है? तो डियर इंडिया को नोबेल प्राइज अभी तक 9 नोबेल प्राइज इंडिया को मिल चुके हैं, है ना। दो बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज इंडिया को मिल चुका है, 2 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। 2 टाइम्स हमें पीस का नोबेल प्राइज मिला है। एक बार मदर टेरेसा जी को मिला है और कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है संयुक्त रूप से। और फिर इसके बाद हम बात करें, इकोनॉमिक साइंस के भी 2 नोबेल प्राइज हमें मिल चुके हैं। इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस का जो नोबेल प्राइज मिला ये डियर पहली बार मिला अमर्त्य सेन को 1998 में, और फिर मिला अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में। ठीक है, फिर हम बात करें तो एक हमें लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है, लिटरेचर, और एक हमें नोबेल प्राइज मिला है आपका लिटरेचर हो गया। लिटरेचर के बाद अगर हम बात करें तो हमें केमिस्ट्री का भी एक ही नोबेल प्राइज मिला है, केमिस्ट्री का।
और फिर एक हमें मिला है मेडिसिन का। ठीक है, तो टोटल अभी तक हमें जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो 9 नोबेल प्राइज इंडिया को मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। भाई शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है, ये बिल्कुल आपने आई होप अभी तक आंसर कर दिया है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ईरान की ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट है ये। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर, और इसके साथ ही फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, क्लियर है इतना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज डियर। तो ठीक है, इससे पहले ये मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेज, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो गया। ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023। 51 ईयर ओल्ड है नरगिस, और हु रेज हर वॉइस फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट के लिए इन्होंने आवाज उठाई। और डियर 31 ईयर्स से कंटिन्यू ये 25 ईयर्स से ये कंटिन्यू जेल में है, वहां की सरकार के अगेंस्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए ये लड़ रही हैं, है ना। तो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ईरान नरगिस मोहम्मदी, जिनको इस बार 2023 का पीस का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, और भी सारी चीजें आपको बताई एडिशनल पॉइंट। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल से आ रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द ग्रेच्युटी लिमिट फॉर LIC एजेंट्स। LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। टू रिड्यूस एजेंट कमीशंस, टू इनकरेज मोर एजेंट टू ज्वाइन LIC, टू प्रोवाइड अ लार्जर फाइनेंशियल कुशन फॉर एजेंट, टू डिक्रीज इंश्योरेंस कवरेज। और ऑप्शन 5 है आपका नन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होने वाला है। LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो आपने क्या आंसर किया था बताएं भाई फटाफट से। LIC एजेंट्स की बात हो रही है, ग्रेच्युटी लिमिट की बात हो रही है, बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर है डियर, टू प्रोवाइड अ लार्ज फाइनेंशियल कजन फॉर एजेंट्स। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए निकल कर आ रहा है, एक महत्वपूर्ण विकास से वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा एजेंटों और उनके कर्मचारियों दोनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी है। इन उपायों में आज मंजूरी मतलब मिली है 13 लाख से अधिक एजेंटों और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों वाले विशाल LIC कार्य बल को पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये यहाँ पर जो आपको मैंने बताया ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो प्रोवाइड अ लार्ज फाइनेंशियल कुशन फॉर एजेंट्स, जिससे एजेंट्स को बहुत सारा एक मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा सके, इस वजह से ये किया गया है और न्यूज में था, इसी वजह से आपको देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेशन सजग कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सजग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इन्फोर्सिंग मैरीटाइम लॉज, फैसिलिटेटिंग कोस्टल टूरिज्म, रिवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। ऑपरेशन सजग की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे इसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है डियर। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, प्राइमरी पर्पस पूछा गया ऑपरेशन सजग का। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट आंसर करें। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर है रिवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, रिवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें, तो एक्सप्लेनेशन डियर निकल कर आ गया, ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हितधारकों को शामिल करने वाला एक अभ्यास है जो 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी घाट पर, है ना डियर, पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित किया गया था। यह अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है डियर, आपके साथ डिस्कस ही किया, एक्सप्लेनेशन भी है, फाइनली आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज 79 क्वेश्चन नंबर आ रहा है डियर, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज नाउ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज सेक्रेड ग्रुप ऑफ होयसला। भारत के किस क्षेत्र को अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होयसला के पवित्र समूह के रूप में शामिल किया गया है। डियर देखिए यूनेस्को की बात हो रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। यूनेस्को से रिलेटेड हम सारे फैक्ट आपके साथ यहीं पर डिस्कस करेंगे अभी, है ना। ये तो अभी हम बात करें तो ये एसटी में जो क्वेश्चन है ये अप्रॉक्स न्यूज है जो वो आपकी सितंबर की है ना।
और हम बिल्कुल दिसंबर में आ चुके हैं, लेकिन हमारी एसटी जो होती है वो उसी तरह से 6 मंथ के करंट अफेयर को, क्योंकि बैंकिंग की एसटी है तो बैंकिंग में करंट अफेयर जो रहता है वो आपका 6 to 7 मंथ का हमें देखने को मिलता है। अप्रॉक्स 6 मंथ से 7 मंथ हम बोल सकते हैं रियल। तो ये क्वेश्चन सितंबर का है, लेकिन यूनेस्को से रिलेटेड हम सारे के सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुने भाई। सबसे पहले तो पूछा गया है क्वेश्चन की होयसला के पवित्र मंदिरों का जो समूह है डियर, ये शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो सबसे पहली चीज यूनेस्को में डियर हम बता दें आपको 40th प्लेसेस हैं जो पहले से शामिल थे। करंट में इस बार क्या हुआ, 41st प्लेस कौन सा शामिल हुआ, तो वो शामिल हुआ था शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, और किस नंबर का, 41st नंबर का ये प्लेस आपका बना है। फिर आपके बाद में हम बात करें 42nd जो है, वो 42nd जो है वो होयसला टेम्पल्स हैं, यानी होयसला स्केयर्ड ग्रुप ऑफ होयसलास। होयसला टेम्पल्स जो है डियर, ये 3 मंदिरों का समूह है, 3 मंदिरों का समूह है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये न्यूज पहले शांति निकेतन को लेकर आई और फिर इसके बाद में होयसला को लेकर आई। तो होयसला किस स्टेट से बिलोंग करता है ये आपको क्वेश्चन बताना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो होयसला टेम्पल्स जो है, होयसला मंदिरों का जो समूह है, ये 3 मंदिर है डियर, इनका समूह है। शांति निकेतन की बात करें तो ये डियर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, वेस्ट बंगाल। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, है ना। और होयसला मंदिर जो है 3 मंदिरों का समूह है, और ये डियर कहां पर है भाई, ये केरला में है। तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, कर्नाटका होगा। यहां पर देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है ये आपका निकल कर आ रहा है, होयसला के पवित्र समूह कर्नाटका के 3 मंदिर शामिल है। हाँ डियर, देखिए के फॉर कर्नाटका है तो कंफ्यूजन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर निकल कर आया है, कर्नाटका होगा। कर्नाटका के 3 मंदिरों का समूह है, 3 मंदिरों के समूह है जो कि आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भाई थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, केरला नहीं है, कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटका के 3 मंदिरों का समूह है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसी तरह से कंफ्यूजन होते हैं हमको एग्जाम में भी, जब हम मैनी टाइम्स क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, इस तरह से हमारी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। तो कर्नाटका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कर्नाटका आपका होगा, कर्नाटका के 3 मंदिरों का समूह है जिनको होयसला में जो है क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किस नंबर का है, 42nd। 41st कौन है, शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। इसके साथ ही कुछ और चीजें अभी डिटेल में निकल कर आई डियर। सिटी ऑफ म्यूजिक किसको डिक्लेयर किया गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक ये एक सिटी है, सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने किसे डिक्लेयर किया है, इंडिया का ये एक सिटी है, बताइए कौन सा सिटी है। सिटी ऑफ लिटरेचर किसे डिक्लेयर किया गया भाई, सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर। सिटी ऑफ म्यूजिक की बात करें तो डियर सिटी ऑफ म्यूजिक क्या है भाई, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। सिटी ऑफ म्यूजिक आपका ग्वालियर हो जाएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो डियर ये आपका सिटी ऑफ लिटरेचर हो जाएगा कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड हो जाएगा। और कोझिकोड किस स्टेट से बिलोंग करता है आप फटाफट से बताएंगे डियर, है ना, कोझिकोड। तो सिटी ऑफ लिटरेचर हो गया कोझिकोड और सिटी ऑफ म्यूजिक हो गया आपका ग्वालियर, ठीक है। फिर इसके साथ ही किस स्टेट से बिलोंग करता है ये आप बताएंगे, ग्वालियर किस स्टेट से बिलोंग करता है, बहुत ही सिंपल है डियर, फटाफट से आप लोग बताइए। और इसके साथ ही बात करें अभी हाल ही में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 15th प्लेस दिया गया है किसको, गरबा को। गरबा ने हमें गर्व करने का मौका दिया है। गरबा गुजरात का डांस फॉर्म है, फोक डांस है या क्लासिकल डांस, फटाफट से आप सभी बताएंगे। तो गरबा को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया, और ये 15th नंबर का जो है बना है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना है किस नंबर का, 15th नंबर का। तो देखिए आप बहुत ही पॉइंट आपको 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पॉइंट आने वाले, ये ओनली ऑन अभी 5 मंथ में, 5 मंथ्स में, ओनली 5 मंथ्स में ये 5 पॉइंट्स यूनेस्को के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं जो कि हमारी न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तो सारे ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। यहाँ पर जो फ्रेम हुआ है वो होयसला के पवित्र मंदिरों का समूह है, ये पूछा गया है किस स्टेट में है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लेंगे, और इसी के साथ हम लोग चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, होयसला के पवित्र समूह कर्नाटका के 3 मंदिर शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
जैसा उन्हें भी जाना जाता है। 42nd प्लेस है, जैसा हमने आपको बताया अभी। वेस्ट बंगाल के विश्वविद्यालय शहर रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया, जो आपके साथ डिस्कस किया। तो राइट आंसर कर्नाटका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द गृह आधार स्कीम लॉन्च बाय सीएम प्रमोद सावंत इन गोवा? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई गृह आधार योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रमोटिंग टूरिज्म, एम्पावरिंग होम मेकर्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इनहेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द गृह आधार स्कीम लॉन्च बाय सीएम प्रमोद सावंत इन गोवा? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने एसटी में? तो ये चलेंगे आंसर की तरफ। गृह आधार योजना जो है इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है जो एम्पावरिंग होम मेकर्स। ठीक है, एम्पावरिंग होम मेकर्स। ठीक है, डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे गृह आधार योजना। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। गोवा में गृहिणियों को वित्तीय स्वतंत्रता और भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य भर में कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृति आदेश वितरित किया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब प्रमोद सावंत जी हैं, है ना। और बिल्कुल स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है, गृह आधार सैंक्शन ऑर्डर बाय मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिशियरी अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of SDFC बैंक? भाई SDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? SDFC में किसे पुनः नियुक्त किया गया है एमडी एंड सीईओ के रूप में? रतन टाटा, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी या फिर मुकेश अंबानी या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो चलेंगे डियर आंसर की तरफ। क्या आंसर किया था आपने इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, शशिधर जगदीशन। इनका रीअपॉइंट हुआ है, फिर से रिअपॉइंट किए गए हैं एमडी एंड सीईओ, है ना। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले एचडीएफसी में एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मर्जर हुआ है ना। तो शशिधर जगदीशन राइट आंसर हो जाएगा। एज ए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक, है ना, द आरबीआई हैज रिसेंटली गिवन टू स्टैंप ऑफ अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा डियर, शशिधर जगदीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टेक प्लेस? 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहां आयोजित हुई है भैया? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नन ऑफ दीज? आंसर करेंगे डियर, 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहां आयोजित हुई है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस पूछा गया है डियर। तो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, है ना। हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था मुंबई, है ना। मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में भैया आया करो 7 AM। अगर आपने आना शुरू कर दिया, लाइव कनेक्ट होना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, है ना। पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मुंबई। एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वाज हेल्ड इन वासी, नवी मुंबई। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण वासी, नवी मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द एशिया कप 2023 टूर्नामेंट? निम्नलिखित में से किस टीम ने एशिया कप 2023 टूर्नामेंट जीता? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नन ऑफ दीज? बताइए भाई, फटाफट से बताइए आंसर। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट की बात हो रही है और यार आपके साथ डिटेल में ये चीजें डिस्कस हुई हैं, है ना। ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ, और बहुत ही एक फनी मोमेंट भी आया था करंट अफेयर में, जो आपको ध्यान होगा। मैंने बोला था कुछ, आपने ध्यान से अगर आप रहे होंगे सेशन में तो आपने समझा होगा कि भाई हर जगह कहीं भी हराने की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान ही क्यों आ जाता है हारने, है ना। तो चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है डियर। राइट आंसर है आपका इंडिया, है ना। इंडिया ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। किस टीम ने एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट क्या किया है? जीता है। तो आपने अपनी एसटी में जो आंसर किया था बिल्कुल आप उससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। द फाइनल ऑफ एशिया कप 2023 वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुआ था डियर, ये, है ना। आरके कोलंबो, श्रीलंका। इंडिया वन टाइटल ऑफ द 8th टाइम। भाई इंडिया ने किस टाइम ये टाइटल जीता है? 8th टाइम विन किया है, 8वीं बार ये टाइटल जीता है, 8th टाइम बाय डिफीटिंग श्रीलंका। श्रीलंका को डिफीट किया, यहाँ पे श्रीलंका है और अदर जगह बहुत सारे आप उठा के देख लीजिए। बिल्कुल 2023 में जितने भी कप एंड ट्रॉफीज रहे हैं, है ना, चाहे वो हम हॉकी में बात करें या क्रिकेट में बात करें या अदर बात करें, है ना, वहां पर आपको पाकिस्तान को ही हराता हुआ इंडिया दिखेगा। इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप प्लेड एट द प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो एशिया कप 2023 की बात हो रही है। अनदर हॉकी अनदर बात करेंगे, यहाँ पर केवल श्रीलंका रहा है और हर जगह आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन बीसीसीआई एंड एसबीआई लाइफ? बीसीसीआई और एसबीआई लाइफ के बीच एक साझेदारी हुई है यार, पार्टनरशिप हुई है, इसकी अवधि क्या है ना। किसके किसके बीच में हुई है? बीसीसीआई, है ना,
एंड SBI लाइफ, एंड SBI लाइफ, ठीक है, SBI लाइफ। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन BCCI एंड SBI लाइफ के बीच में? तो कितने ईयर की हुई है भाई? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है आपका वो है 3 ईयर। ईयर कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे से मतलब नहीं है, अनाउंस्ड SBI लाइफ एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26 तक, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सत्र 2023-26 के लिए SBI लाइफ को आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। तो ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज अखिल मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? अखिल मिश्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? फटाफट बताएंगे डियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो चलेंगे आंसर, आपने क्या किया था अपनी एसटी में? फटाफट से बताइए, आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था? चलेंगे डियर, तो करंट का पार्ट है बिल्कुल। तो अक्लेम्ड एक्टर हैं ये, और इनका बिल्कुल ये दुखद इनका निधन देखने को मिला है हमें, ठीक है डियर। अभिनेता अखिल शर्मा, जो आमिर खान अभिनीत 3 इडियट्स में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का गुरुवार को 67 ईयर्स में इनका निधन हो गया, जिसके एक दिन बाद वह मुंबई में अपने आवास पर, है ना। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड रेहनो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपके साथ डिस्कस हुआ था डियर करंट के पार्ट पे, और बिल्कुल सितंबर को देखो यहाँ पे फोकस किया गया, जो ये एसटी बनी है सितंबर नहीं, अप्रॉक्स लास्ट 6 मंथ्स को कवर किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया 6 to 7 मंथ। तो ये विश्व गैंडा दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेहनो डे। तो 28 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर है, या फिर नन ऑफ दीज है? फटाफट आंसर करिए आप, क्या आंसर किया था आपने? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 22 ऑफ सितंबर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, 22 ऑफ सितंबर, ठीक है डियर। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं भाई। वर्ल्ड रेहनो डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर एवरी ईयर ऑफर्स a unique opportunity for organization, conservationists and wildlife enthusiasts worldwide to come together and celebrate the magnificent rhinoceros, ठीक है। 22 ऑफ सितंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म फोर्सेज इन इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत में महानिदेशक अस्पताल सेवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना एस नायर, करमबीर सिंह, या फिर मनोज मुकुंद नारवाने, या फिर RKS भदौरिया, या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी इस क्वेश्चन का। क्या आंसर किया था आपने? भारत के महानिदेशक अस्पताल सेवा, ठीक है, जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म फोर्सेज इन इंडिया रिसेंटली। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साधना एस नायर, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, साधना एस नायर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के महानिदेशक अस्पताल सेवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना एस नायर, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपॉइंटमेंट है तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है भाई, देख लेते हैं। आईना ग्राउंड ब्रेकिंग development Air Marshal Sadhna S. Nair has taken on the distinguished role of Director General of Hospital Services, marking a significant milestone in the Indian military, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एंड मलेशियन आर्मीज इन 2023? भाई 2023 में भारतीय और मलेशियाई सेनाओं द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज की बात हो रही है, और डियर इसे क्या नाम से हम जानते हैं? ऑपरेशन हरिमऊ है, एक्सरसाइज शक्ति है, ऑपरेशन शक्ति है, या फिर एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है, या ज्वाइंट डिफेंस इनिशिएटिव है? फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर, है ना। जो भी एक्सरसाइजेज है मॉर्निंग सेशन में हमने स्टैटिक पार्ट पे आपके साथ सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। कंटिन्यू चल रहा है, जैसे अभी इन प्रेजेंट हम बात करें तो जीआई टैग हम लोग के चल रहे हैं, सारे जीआई टैग कंप्लीट करके कुछ और हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताएं, और राइट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा डियर। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है, इन a testament to their ongoing defense cooperation, the Indian and Malaysian armies have
initiated exercise Hari Mahu Shakti 2023, the joint bilateral training exercise held at Omroy Cantonment in India aims to strengthen military capabilities and enhance the synergy between the two nations. ठीक है, तो बिल्कुल आपको नाम ध्यान रखना है, हरी मऊ शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, डिसआर्मामेंट वीक 2023 इज ऑब्जर्व लाइक एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, निरस्त्रीकरण सप्ताह 2023 हर साल की तरह महीने में मनाया जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून या फिर नवंबर। फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में, तो फटाफट बताइए। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ जाएगा अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर आपका राइट हो जाएगा। दैट इज, देखें तो एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है डियर, आप देख सकते हैं पूरा। प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख लक्ष्य विश्व शांति प्राप्त करना। इस उद्देश्य से संगठन हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में मनाता है। निरस्त्रीकरण सप्ताह निरस्त्रीकरण मुद्दों और उनके क्रॉस कटिंग महत्व के बारे में जागरूकता और बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। लोगों को बंदूकों के खतरों से बचाने के बारे में पूरे सप्ताह व्यापक चर्चा होती है। अधिक सुरक्षित विश्व बनाने के प्रयास में देश हर साल निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है। डिसआर्मामेंट वीक मनाया जाता है डियर, आपको ध्यान रखना है, एवरी ईयर होता है 24 से 30 अक्टूबर, 24 टू 30 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, अक्टूबर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहां पर राइट था, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, रिसेंटली हु इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 2000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है भैया? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, हासिम अमला हैं या फिर डेविड वार्नर हैं। बहुत तेजी के साथ आपको आंसर करना है ना, तो फटाफट आंसर करो, बताओ भाई क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में जब आपने एसटी दी थी। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है शुभमन गिल। भाई आप सभी जानते हैं युवा खिलाड़ी है शुभमन गिल, है ना, और ये 2000 रन सबसे तेजी के साथ क्रिकेट में पूरे करने वाले खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं थोड़ा सा भाई क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं। शुभमन गिल द डायनामिक इंडियन ओपनर हैज क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 2000 रन्स इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, चलो 91st क्वेश्चन आपका निकल कर आया, कतर एनर्जी और एनी ने आपूर्ति की दीर्घकालिक बिक्री और खरीद पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भैया किसकी सप्लाई को लेकर कतर एनर्जी एंड एनी हैव साइंड अ लॉन्ग टर्म सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट मोमेंटम फॉर द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, विंड एनर्जी या फिर सोलर। तो क्या आंसर है भाई, बताओ, बताने की कोशिश करो फटाफट से, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, है ना, तो वो आपको बताना है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका नेचुरल गैस। अब डियर इसी के साथ ही देखो मैं आपको बता दूं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं, है ना, कोर सेक्टर। अगर इंडिया में बात करें तो कोर सेक्टर में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं? कोर सेक्टर में डियर देयर आर 8 प्रोडक्ट्स आते हैं। कौन कौन से भाई? अगर हम बात करें फर्स्ट इज तो कोल, सबसे पहले तो कोर सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे सेक्टर्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस कम होने से या ज्यादा होने से ओवरऑल मार्केट में क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कोर सेक्टर बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बताओ भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लोगों की क्लास जो रन कर रही है कर पाएगी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वाईफाई रन कर पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लाइट्स वगैरह जल पाएंगी? बहुत सारी चीजें हैं। तो कोर सेक्टर यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कोर सेक्टर जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो ओवरऑल मार्केट में जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये कोर सेक्टर्स भाई कितने हैं? तो 8 हैं अभी तो, है ना। अब इनको कंसीडर कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं। कोर सेक्टर में आ जाता है डियर कोल आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम क्रूड ऑयल लेकर आते हैं फिर उसे रिफाइन करते हैं। 19 फ्यूल प्रोडक्ट्स निकलते हैं टोटल और टोटल आपके क्रूड ऑयल से। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इसके बाद में डियर आपका स्टील आ जाता है, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर। अरे भाई नंबरिंग क्या हो रही है देख रहे हो, दिमाग मेरा भी जो है हैंग हो रहा है ना। 4, 5, 6 और ये 7 नंबर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका फर्टिलाइजर बोल रहा था, है ना, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एंड लास्ट इज नेचुरल गैस।
तो ये आपके कोर सेक्टर्स हो इंडिया, ठीक है। देयर आर 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया। इनके प्राइस अगर बढ़ते हैं तो ओवरऑल मार्केट में जो इन्फ्लेशन आता है वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है, देखो ये करंट का क्वेश्चन था लेकिन कोर सेक्टर की बात हुई तो मैंने आपको बता दिया। कतर एनर्जी और एनी ने आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक बिक्री और खरीद कर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या निकल कर आ रहा है, नेचुरल गैस, ठीक है। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है, नेचुरल गैस, ठीक है। आई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन से पहले भाई ये हमको हटाना पड़ेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कोर सेक्टर्स का अगर लेना है, कहीं भी नोट करना है तो आप इस तरह की चीजें भाई कलेक्ट करते रहा करो, है ना। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा आपने। हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपका निकल कर आ रहा है भाई, क्या है भाई, सारी चीजें लिखी हुई है। स्टेट ओन्ड कतर एनर्जी रिसेंटली अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इट्स एफर्ट टू एक्सपेंड its presence in the European gas market. The company has entered into a long-term agreement with Italy's Eni to supply liquefied natural gas for a period of 27 years. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। Which company has partnered with the ACMA Group to establish इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। भाई उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने ACME समूह के साथ साझेदारी की है। एनटीपीसी है, गेल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, टाटा स्टील है, नॉन ऑफ दीज है। तो फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने ACME समूह के साथ साझेदारी की है। एनटीपीसी, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील या फिर नॉन ऑफ दीज। देखें डियर, राइट आंसर निकल कर आएगा टाटा स्टील, आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है टाटा स्टील इज पार्टनर्ड विद ACME ग्रुप टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उड़ीसा का। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट रुपी कितना है 27,000 करोड़, 27,000 करोड़ एंड विल इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ 1.3 मिलियन टन ऑफ ग्रीन अमोनिया पर ईयर, ठीक है। तो आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 1.3 बिलियन टन। देखिए और भी एडिशनल पॉइंट हमें यहाँ जानने को मिल गए। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने के लिए ACME समूह के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना पर 27,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और इससे प्रति वर्ष 1.3 मिलियन टन हरित अमोनिया का उत्पादन होगा। कितने मिलियन टन, 1.3 मिलियन टन, 1.3 मिलियन टन हरित अमोनिया का, ग्रीन अमोनिया का क्या होगा भाई, उत्पादन होगा, ग्रीन अमोनिया, ठीक है जी भैया। तो राइट आंसर टाटा स्टील। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया। हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल वेस्टर्न लेन इंक्लूड इन द 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट। भाई 2023 बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल उपन्यास वेस्टर्न लेन के लेखक कौन है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये बुकर प्राइज दिया नहीं गया है, ये बुकर प्राइज की केवल लिस्ट में शामिल किया गया है। किसको, वेस्टर्न लेन को शामिल किया गया है ना। नॉवेल है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है, ऑथर कौन है इसके, ये बात पूछी गई है आपसे। ऑप्शन आपके दिए गए हैं चेतन भगत, शैलेश लोढ़ा, चेतना मारू, कुमार विश्वास या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। 2023 बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल उपन्यास वेस्टर्न लेन के लेखक कौन है। तो फटाफट बताएं, आप आंसर करें, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है चेतना मारू, ठीक है। चेतना मारू का ये उपन्यास है ना, जिसको बुकर प्राइज की लिस्ट में, लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है, वेस्टर्न लेन, ठीक है। चलिए चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को चेतना मारू डेब्यू नॉवेल वेस्टर्न लेन हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द B023 बुकर प्राइज। चेतना मारू's novel Western Lane is set within the context the British Gujarati milieu, ठीक है। चलिए, on which date is World Wide Web Day celebrated every year? वर्ल्ड वाइड वेब हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 6 अगस्त, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 जुलाई, नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे भाई। वर्ल्ड वाइड डे की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब सेलिब्रेट होता है, बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर, फटाफट से बताएंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1 अगस्त। डियर कब होता है भाई, 1 अगस्त को होता है। देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है भाई। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर, commemorate the world wide web and its impact of the world on the world. The world wide web, also known as the web, was created Sir Tim Berners-Lee। यार किसने इसको जो है इजाद किया था, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे द वेब
के नाम से भी जाना जाता है, सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में बनाया गया था। ईयर भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, कब बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था। किसके द्वारा, तो इनका नाम भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, है ना, सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लिया करिए डियर, जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं, सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और 1989 में से क्या किया गया था, इजाद किया गया था। ठीक है, बनाया गया था जब CERN में काम कर रहे थे। जब ये कहां पर काम कर रहे थे, CERN की बात करें, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, तो आपको ये सर टिम बर्नर्स-ली जी का नाम ध्यान रखना है। ये 1989 में निकल कर आया, और जो डे हम मनाते हैं वो 1 अगस्त को मनाते हैं, कॉमेमोरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट द वर्ड, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है हर साल, कितना, 1 अगस्त को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आपका, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल यार, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरविंदो घोष, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। ठीक है, तो बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है, आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, है ना, फटाफट से आंसर कर दो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डियर, है ना, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्व्ड एज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वाज इन सिग्निफिकेंट एडवोकेट फॉर एजुकेशन। हिज बर्थडे 11th of November इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उनका जन्मदिन 11th of November को होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे कब होता है भाई, 11th of November को। ठीक है, 11th of November। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन इज द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड ईच ईयर। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब प्रदान किए जाता है? ऑन लोकमान्य तिलक बर्थ एनिवर्सरी, ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, ऑन लोकमान्य तिलक डेथ एनिवर्सरी, ऑन रिपब्लिक डे, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो भैया फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बिल्कुल बताएंगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, अब देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है ऑन लोकमान्य तिलक डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने शुरू किए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली आ रहा है, अवार्ड, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड भाई किसे दिया गया है, फटाफट से बताओ जरा, है ना, ये अवार्ड दिया किसको गया, एक्सप्लेनेशन में शायद मेंशन भी हो तो आप देख भी सकते हो, है ना, बिल्कुल मेंशन है भाई। इस बार ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई कहां पर यह अवार्ड दिया गया है, पुणे में दिया गया है। और फाइनली किसे दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है, लोकमान्य तिलक अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, लोकमान्य तिलक जी की बर्थ नहीं डेथ एनिवर्सरी पर फाइनली ये अवार्ड दिया जाता है, कब, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त दिस ईयर किसे मिला है, दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिलीज द बुक कारगिल, एक यात्री की जुबानी, ऑथर्ड बाय ऋषिराज, विच पे ट्रिब्यूट टू द मैचर्स ऑफ द कारगिल वॉर। ऋषिराज द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है, जो कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ऋषिराज द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है, सॉरी, कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया भाई, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है सुमित अरोड़ा, अजय भट्ट, ऋषिराज, संजय कुमार, या फिर नन ऑफ दीज। तो डियर बिल्कुल देखिए, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, जो कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। इस क्वेश्चन में बहुत ही, जो आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, है ना। तो
अजय भट्ट। विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया गया है किसके द्वारा? अजय भट्ट जी ने इसका विमोचन किया है ना। और इसके राइटर जो है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ऑथर है ऋषिराज जी, है ना। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक है और इसका विमोचन अजय भट्ट साहब ने किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी ने ऋषि राज द्वारा लिखित एक पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन क्या किया है? विमोचन किया है। तो अजय भट्ट जी का नाम ध्यान रखेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके? डिफेंस के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, डिफेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ठीक है डियर, डिफेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अजय भट्ट जी, इनके द्वारा इसको क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर तो आप सभी जानते हैं राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टैक्स रेट हैज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिसाइडेड टू इम्पोज ऑन ऑनलाइन गेमिंग? भाई इंपोज किया गया वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर कौन सी कर दर लगाने का निर्णय लिया है? 18%, 24%, 28 या फिर 32%? तो फटाफट आंसर करो आप सभी, है ना, फटाफट से आंसर कर दो। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर कौन सी कर दर लगाने का फैसला किया है? तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। आपने क्या आंसर किया था डियर? राइट आंसर हो जाएगा 28%। और ये अप्लाई कब से हुआ है, इफेक्ट में कब से आया डियर? तो इफेक्ट में ये 1 अक्टूबर से आ चुका है, 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023। ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज decided to levy 28% tax on online gaming and implemented from 1 अक्टूबर 2023। जीएसटी की बात हो रही है डियर, बात करें जीएसटी डे की, तो भाई जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी डे तो आप सभी को पता है 1 जुलाई को इफेक्ट में आया था। 1 जुलाई ईयर कौन सा था भाई? पता होना चाहिए आपको, 2017। ठीक है, और जीएसटी की अगर हम बात करें डियर, तो जीएसटी यहाँ पर आपका 3 तरह के टैक्स निकल कर आते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी रहेगा डियर। और आता है आईजीएसटी। भाई आईजीएसटी कहां पर लगता है? आईजीएसटी उस प्लेसेस पे लगता है जहां प्रोड्यूसिंग स्टेट कोई और होता है और सेलिंग स्टेट कोई और होता है, वहां पर आईजीएसटी आपका इंपोज होता है। वहां पर कौन सा होता है? आईजीएसटी इंपोज होता है। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। कोई प्रोडक्ट अगर किसी स्टेट ने प्रोड्यूस किया है और उसी ने सेल किया है तो वहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंपोज होता है। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट कोई और है, सेलिंग स्टेट कोई और है, तो वहां पर आपका आईजीएसटी इंपोज होता है। और जीएसटी जो है ये बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स, है ना। तो वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट के साथ इसको लेकर आया गया। लेकिन जीएसटी के अलावा अभी भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका 28% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 अक्टूबर से ये अप्लाई हो चुका है डियर, है ना, लागू भी कर दिया गया, 28% है। तो आई होप बिल्कुल इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हुई ऑनर्ड द विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2023 एंड 24। केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान विवाद से विश्वास 2.0 योजना की घोषणा किसने की? भाई निर्मला सीतारमण जी हैं, आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नॉन ऑफ दीज हैं। फटाफट आंसर करिए आप सभी, क्या आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन का? देखो यहाँ पर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हम बोल सकते हैं होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है अमित शाह जी के पास। निर्मला सीतारमण जी की बात करें फाइनेंस मिनिस्टर है, आर.के. शनमुखम चेट्टी जी की बात करें तो भाई कौन है बताओ भाई फटाफट से, कौन बताएगा? आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के बारे में कौन बताएगा? नाम इनका सुना होगा आपने, सुना होगा, लेकिन अगर पता है तो बताओ फटाफट से, नाम तो सुना होगा आपने। और क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इनके नाम को लेकर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्या ऐसा रीजन है, ये आप बताइए। आप अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं बिल्कुल, है ना। आर.के. शनमुखम चेट्टी डियर, ये वो पर्सन है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था। और ये बजट इन्होंने कब पेश किया था डियर? 26 नवंबर 1947 को। भाई देश आजाद हुआ तो 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट जो आया था हमारा, वो आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट आजाद भारत का
बजट जो आया था आर के शनमुखम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। लेकिन ये बजट जो इफेक्ट में आया, यानी जो अप्लाई, जैसे अभी 1 फेब को बजट आता है और ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, लेकिन ये जो बजट था ये पहला ऐसा बजट था जो आया तो बाद में, लेकिन अप्लाई कब से हुआ, जब से हमारा देश आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त से 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक। यानी ये जो बजट था हमारा, ये 7 महीने 7 मंथ 15 डेज का बजट था, 7 महीने 15 दिन का बजट था। इसी वजह से इस बजट को हम इंटरिम बजट के नाम से जानते हैं, और बजट में ही ये टर्म पहली बार यूज हुआ, इंटरिम। इंटरिम वर्ड का मतलब होता है डियर शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट मतलब जब बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना हो करके कुछ कम टाइम पीरियड का आता है तो उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब, जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरिम बजट लेकर आएंगी 1 फेब को निर्मला सीतारमण जी, जहां अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर तो वही है, तो उन्हीं को लेकर आना चाहिए। आगे क्या होता है वो अभी इतना हम नहीं बता सकते, है ना। तो इंटरिम बजट होता है जब बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होकर के कुछ कम टाइम पीरियड का हो। अब कम टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है डियर, कुछ किताबों में या कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है कि भाई 6 मंथ का जो बजट होता है उसे इंटरिम बोलते हैं, या 6 मंथ से कम टाइम पीरियड का होता है। ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहला ही बजट 7 महीने 15 दिन का था। इंटरिम बजट उसे बोलते हैं जो पूरे 12 मंथ्स का ना होकर के उससे कम टाइम पीरियड का हो। यानी 8 महीने का होगा तब भी इंटरिम बोलेंगे, 9 महीने का होगा तब भी इंटरिम बोलेंगे, 10 महीने का होगा तब भी इंटरिम बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो इंटरिम बजट जो वर्ड ये है निकल कर आया था आपके आजाद भारत के पहले बजट से, ठीक है। इंटरिम वर्ड का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या मतलब होता है? टेम्परेरी। आपने इस वर्ड को और भी जगह यूज सुना होगा, इसका बोलते हैं इंटरिम सीईओ, इंटरिम गवर्नर, इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब है कुछ कम टाइम पीरियड के लिए। परमानेंटली जब कोई अपॉइंट होकर आएगा तो वो वर्क करेंगे, जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक उनकी जगह इंटरिम सीईओ, इंटरिम गवर्नर या जो भी व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो उस वर्क को देख रहा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। आजाद भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी जी ने पास किया था, और ये बजट 7 महीने 15 दिन का था। फिर हम बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पास किया था, तो जॉन मथाई का नाम ध्यान रखिएगा। गणतंत्र भारत का मतलब है जब हमारा क्या हो गया, यानी जब हमारा देश गणतंत्र स्थापित हो गया, यानी संविधान जो हमारा है वो अप्लाई हो गया 26 जैन से 1950, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहला बजट आया था, कब? 28 फेब को, 28 फेब 1950 में वो बजट जॉन मथाई जी ने पेश किया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहली बार बजट ही कौन लेकर आया था, तो बताओ भाई। सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये बजट किस ईयर में आया था ये आप बताएंगे भाई। जेम्स विल्सन, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहला बजट लाया गया था। कब लाया गया था ये ईयर आप बताएंगे, आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहला बजट या पहली बार बजट को कब और किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आजाद भारत का आर के शनमुखम चेट्टी ने, और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर विवाद से विश्वास की बात की गई थी। 2.0 योजना की घोषणा किसने की थी, तो चलिए हम देख लेते हैं। घोषणा डियर निर्मला सीतारमण जी ने ही की। केंद्रीय बजट की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कौन करेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं, और इसके साथ ही फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे डियर। तो चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं और अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में फाइनली क्या बताया गया है। तो देख लेते हैं एक बार, दैट इज, चलिए। तो एक्सप्लेनेशन में निकल कर आ रहा है भाई, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च द स्कीम विवाद से विश्वास सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स है टू इफेक्टिवली सेटल द पेंडिंग contractual disputes of the government and government undertaking. The scheme was announced in the union budget 23 and 24 by the union finance minister, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, हु इज करेंटली द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2023। अगस्त 2023 तक भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है भाई? गौतम अडानी है, साइप्रस पूनावाला है, साइरस पूनावाला है, या फिर शिव नादर है, या फिर मुकेश अंबानी है, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी साहब, ठीक है। मुकेश अंबानी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है भाई। मुकेश अंबानी वर्तमान में 90.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर आदमी है। अगस्त 2023 तक वह सबसे अमीर व्यक्तियों की वैश्विक सूची में 13वें स्थान पर थे। गौतम अडानी 54.9 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। यानी पहले स्थान पर भैया कौन है? मुकेश अंबानी है, बिल्कुल नाम ध्यान रखिए, फर्स्ट प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस है मुकेश अंबानी, ठीक है। और सेकंड प्लेस पर आपके कौन है?
सेकंड प्लेस पर है आपके गौतम अडानी, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, गौतम अडानी, ठीक है। ओके, तो डियर आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपने देख लिया होगा कि आपके क्वेश्चंस एसटी में क्वेश्चंस के आंसर्स क्या रहे और क्या एक्सप्लेनेशन, क्या वहां से एडिशनल पॉइंट बन रहे हैं, वो भी आपने देख लिए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा आज का सेशन, ये एसटी डिस्कशन। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि आपने कैसा फील किया है ना। और इसी के साथ ही फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस सेशन को देख सके और लाभ उठा सके, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। और मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास 7 AM में लाइव आना ना भूले, वहां पर लाइव आना शुरू करें, आपके क्वेश्चंस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है डियर। तो बिल्कुल चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव